नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के ओंकारेश्वर विद्यालय में हूँ। यहाँ पर आज आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे ही एक स्टूडेंट मेरे साथ होंगे। तमाम हर स्टूडेंट की अपनी एक कहानी है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत मुश्किलें पार करके इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। ना केवल आर्थिक बल्कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं स्टूडेंट के पास, लेकिन इन तमाम मुश्किलों का सामना करके इन बच्चों ने नेशनल कंपटीशन क्लियर किया है। अब इनका आईआईटी में एडमिशन हो गया है। ऐसे एक स्टूडेंट मेरे साथ हैं जो बांदा जिले के एक छोटे से गांव पैगंबरपुर से आते हैं। ओंकार सिंह राजपूत मेरे साथ है। वो अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताएंगे कि उन्होंने जेईई एडवांस की तैयारी कैसे की और क्या मुश्किलें रही हैं, उन मुश्किलों का उन्होंने कैसे सामना किया। सबसे पहले ओंकार, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जेईई एडवांस क्लियर कर लिया आपने, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैंने नेशनल लेवल एग्ज़ाम को क्लियर किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। ये बताओ ओंकार, जैसे कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, पहले अटेम्प्ट में आप जेईई मेंस भी क्लियर नहीं कर पाए थे, इस बार आपने एडवांस भी क्लियर किया। तो जो पिछला एक्सपीरियंस था कि सिर्फ सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कैसा, मतलब बहुत टेंशन हुई थी, निराशा हुई थी, क्या दौर था? जब रिज़ल्ट आया था तब तो बहुत ही निराशा हुई थी, क्योंकि मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था। और इसके बाद मैंने मेहनत की तो नॉर्मल हो गया, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होने लगी, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी नंबर आने लगे और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ओंकार, मैं आपके जर्नी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बताओ कि जैसे आप अपने गांव के बारे में बताइए। आप बांदा के पैगंबरपुर के रहने वाले हैं। किस तरह का माहौल है, क्या मुश्किलें रही हैं वहाँ पढ़ाई करने में? गांव में जैसा कि ज़्यादातर होता है कि पढ़ाई का माहौल तो बहुत ही कम होता है, वैसा ही हमारा भी था। लेकिन पापा टीचर थे, तो पापा बदौसा इंटर कॉलेज में टीचर थे, तो हम पापा के साथ ही रहते थे और पापा के साथ ही पढ़ाई करते थे। 7th तक वहाँ पढ़ाई की पापा के साथ। इसके बाद हमीरपुर में एक छोटे से हॉस्टल में पढ़ाई की 10th तक। इसके बाद 10th के बाद इसी स्कूल में आए और यहाँ प्रधानाचार्य जी के संपर्क से एक कोचिंग ज्वाइन की और उस कोचिंग में पढ़ा और स्कूल का भी देखा। तब ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, तब थोड़ा सा परेशानी होती थी, क्योंकि हिंदी मीडियम से सीधा इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन पढ़ते रहने से सब कुछ क्लियर हो जाता है। ओंकार, आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेट करने वाली है। जैसे आपने कहा कि आप गांव से आते हैं, फिर गांव से आप हमीरपुर पहुंचे, फिर हमीरपुर से कानपुर आए और अब आप आईआईटी पहुंच चुके हैं। तो एक जो हिंदी बैकग्राउंड और ग्रामीण क्षेत्र से आने के बाद क्या मुश्किलें रहती हैं, और आप जब आप आईआईटी में पहुंच गए, आपको लगता है कि ये हिंदी बैकग्राउंड से होना या ग्रामीण क्षेत्र में होना या बैकवर्ड इलाके से होना कहीं मुश्किलें पैदा करता है? कहीं मुश्किलें थोड़ा बहुत तो पैदा ही करता है, लेकिन अगर उनका डट करके सामना किया जाए तो ज़्यादा बड़ी मुश्किलें नहीं होती, ना के बराबर होती हैं। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, चाहे वो जेईई के स्टूडेंट हो या नीट के, वो कहते हैं कि हम हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमारा मीडियम है वो हिंदी है। क्या हिंदी की वजह से, इंग्लिश बैकग्राउंड से ना होने से, क्या इस तरह का जेईई मेंस और एडवांस क्लियर करने में आपको बहुत मुश्किलें आ रही थी? नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं थी। बस थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत होती है पढ़ने में, तो वो 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना में क्लियर हो जाती है। इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, आप अपनी थोड़ी फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन लोग हैं? और इसमें मैंने सुना कि आपके फादर काफ़ी बीमार चल रहे हैं, तो क्या मुश्किल रही है जब आप जेईई की एडवांस की तैयारी कर रहे थे? पापा पैरालाइज़ हो चुके थे, क्या मुश्किलें रही हैं आपकी? ओंकार, आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कौन कौन लोग घर में हैं और आपके फादर की इस समय क्या कंडीशन है? मेरे फादर तो इस समय पैरालिसिस थे। इस समय काफ़ी सही कंडीशन में है, क्योंकि चल लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और फैमिली में मदर हैं, 3 सिस्टर हैं। और पापा के बीमार होने से क्या आपकी पढ़ाई पर क्या असर हुआ, और कब उन्हें ये पैरालिसिस अटैक हुआ? पैरालिसिस अटैक 2019 में हुआ था, तब मैं 11th में था।
और तब मुझे अंदर से बहुत ही गिल्टी मतलब कि दिक्कत परेशानी हुई थी, टेंशन बढ़ी थी। लेकिन इसके बाद मम्मी ने सब कुछ क्लियर कर दिया, उन्होंने समझाया और मैं फिर आगे बढ़ने लगा। ये बताओ, आपने बहुत सारी मुश्किलें सही हैं, पिता का बीमार होना, बहुत सारी मुश्किलें रही हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र से आप आते, क्या आर्थिक मुश्किलें भी रही हैं? और क्या आपको लगता है कि वाकई जब आर्थिक दिक्कतें हों तो एक आईआईटी जैसा मुकाम हासिल करना मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हाँ दिक्कतें थी, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो सोचते थे कि कम से कम जितना अच्छा मिल सके उतनी लेने की कोशिश करें और उसी में मेहनत करने के बाद आगे प्राप्त करें जो मिल रहा है। अच्छा ओंकार, जैसे कि आर्थिक दुश्वारियां भी रही हैं और आप कोई बाहर किसी कोचिंग के लिए भी नहीं गए, गांव में रह के आपने कैसे पढ़ाई की, ये मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी। लेकिन सबसे पहले आप बताइए, आपका रूटीन क्या? जब जिन बच्चों का जेईई एडवांस जो क्लियर कर लेते हैं, माना ही जाता है कि वो बहुत मेहनती होते हैं, बड़े पढ़ाकू होते हैं, तो आपका रूटीन क्या, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या आपका रूटीन रहता था? कितने घंटे आप पढ़ते थे? एक्चुअली मैं 6 बजे 6:30 बजे उठता था और 9 बजे से पहले ही बैठ जाता था कुर्सी में पढ़ने के लिए। इसके बाद नाश्ता करके 9 बजे बैठ जाता था और 12 बजे तक पढ़ता था। इसके बाद 12 के बाद आधा घंटे 15 मिनट का ब्रेक लेता था। इसके बाद 1 बजे से पढ़ता 3 बजे तक पढ़ता था। 3 बजे थोड़ा सा ब्रेक लेता था और 5 बजे के बाद 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता था और फिर 9 बजे डिनर के लिए ब्रेक लेता था और इसके बाद 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ता था। तो ओवरऑल देखिए, सुबह से शाम तक आपका मैक्सिमम टाइम स्टडीज़ में जाता था, तो कितने घंटे आप टोटल पढ़ लेते थे? लगभग 13-14 घंटे पढ़ लेते थे। तो 13-14 घंटे आप ओंकार आप पढ़ाई करते थे, बोर नहीं होते थे, स्ट्रेस नहीं होते थे आप? क्योंकि प्रेशर था इतना, तो स्ट्रेस लेंगे भी तो क्या आगे कुछ जाएंगे नहीं। अच्छा, जैसे कि होता है कि बच्चे जब बहुत देर पढ़ाई करते हैं तो वो ब्रेक लेते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, आप कैसे उस स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करते थे, क्या करते थे? मैं सोशल मीडिया का तो बहुत ही कम उपयोग करता था, मैक्सिमम 2 से 5 मिनट तक करता था एक दिन में। और स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं गांव में खेतों में चला जाता था और शांत जगह चला जाता था, वहाँ टहलता रहता था। इसके बाद वापस आ जाता। ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। जैसे ओंकार ने कहा कि जब आप बहुत देर पढ़ाई करते हैं, टेंशन होने लगे, तो अपने को रिलैक्स करने के लिए आप एक पीसफुल जगह, आप खेतों में जा सकते हैं, बागीचे में जा सकते हैं। और जैसे कि ये कि पढ़ाई के लिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कहते हैं पढ़ाई का माहौल नहीं। लेकिन ओंकार की जो सक्सेस स्टोरी है वो बताती है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए हर जगह स्कोप है, गाँव में, खेत में, आप कहीं भी रहते हैं तो आपके लिए पढ़ने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। अच्छा, कभी भी इस पूरी जर्नी के दौरान ओंकार आपको लगा कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगा नहीं, कहीं डिप्रेशन हुआ, कहीं लगा कि बहुत मुश्किल है? नहीं, लगता तो था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें हम लगा रहता था मैं कि आएगा, कुछ हासिल होगा। अगर नहीं हुआ तो इसका एक्सपीरियंस आगे काम देगा, तो लगा रहता था। ये होता था कि हाँ बहुत कठिन है और हो सकता कि ना हो, लेकिन हो गया। अच्छा, कहीं से प्रेशर था पापा का या गांव के लोगों का या मम्मी का कि नहीं जेईई एडवांस क्लियर करना है, आईआईटी पहुंचना है? नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, किसी का भी प्रेशर नहीं था। बस ये कहते थे कि मेहनत करो, जहाँ तक पहुँचो वहाँ तक अच्छा है। क्या वो मतलब की फैक्टर वो क्या था जो आपको लगातार मोटिवेट रखता था? गांव में रह के खुद से पढ़ाई करना, कोई गाइड करने वाला भी नहीं, लेकिन फिर से अपनी मेहनत में लगातार लगे रहना, क्या वो की फैक्टर था, क्या वो ड्रीम था जो जिसने लगातार आपसे 13-14 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करवाई? एक्चुअली ज़्यादा टेंशन थी पापा की, अगर आगे नहीं पढ़ा तो फिर घर के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि और कोई है नहीं। मेरे कज़िन रहते थे घर में, वो सब इस समय देख रेख करते थे, और ज़्यादा कुछ और।
अच्छा, अब मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करना, आपकी स्टडी जो प्लान रहा उसके बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को कैसे पढ़ा? सबसे पहले बताइए कि आपने क्या फिजिक्स की तैयारी कैसे की है? एक्चुअली फ़िज़िक्स की तैयारी स्कूल से जो कोचिंग करता था उसमें जो नोट्स बनाता था उसको पढ़ा, और एस सी वर्मा सर की पिछले बुक्स लगाई दोनों, और प्रीवियस ईयर 10 साल के लगाए। 5 साल के प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल ऐसे लगाए कि एक एक सवाल रट गया। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना होता है जेई मेंस या एडवांस के, कितना हेल्पफुल रहे हैं आपके लिए? मैक्स 60% तक हेल्पफुल रहे। 60% तक। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो पिछले साल के सवाल होते हैं वो ज़रूर लगाना चाहिए, हाँ? बिल्कुल लगाना चाहिए। उनसे किस तरह की मतलब आइडिया मिलता है, या उसी पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, क्या मदद मिलती है? उनसे आइडिया और पैटर्न दोनों पता चलते हैं कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं और किस तरह के सवाल आगे पूछे जा सकते हैं, और किस किस लाइन में पेपर का पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर आपको जेई एडवांस का स्टूडेंट आपको पूछे कि ओंकार मुझे बताओ कि फ़िज़िक्स में मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे नोट्स बनाऊं, तो क्या आप उसको टिप्स बताएंगे? एक्चुअली टिप्स तो जो टीचर है या मेंटोर है उसी के वो जैसा बताए वैसा करना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो जो मेन हेडिंग्स और फार्मूलेज हैं उनको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, और न्यूमेरिकल पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि हाँ, फार्मूले याद करना ज़रूरी, क्या ज़रूरी है? न्यूमेरिकल पार्ट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फार्मूले अगर याद नहीं है तो उनको देख के भी प्रैक्टिस की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आप कितनी प्रैक्टिस करते थे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए? मैं 75% टाइम जाता था मेरा न्यूमेरिकल्स लगाने में। 75% टाइम? हाँ। अच्छा, आपने जो है खुद से फिजिक्स के नोट्स बनाए, और एससी वर्मा सर की आपने बुक पढ़ी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आपने पढ़ी, और एनसीईआरटी की बुक आपने लगाई है, और लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं फिजिक्स के लिए। अच्छा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे तो आपको जो फिजिक्स का क्वेश्चंस थे या जो पेपर था वो देख के आपको लगा कि मैक्सिमम पार्ट मुझे आता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि एडवांस के पेपर में ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कितना पेपर तुम्हें आता है, क्वेश्चन देख करके नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इसके बाद हाँ लगा कि प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता ही सब कुछ है और हम कर सकते हैं, तो उसमें आगे ट्राई किया, और जो क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि लगाए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैथ के बारे में पूरी डिटेल में स्ट्रेटजी बताइए, जेई एडवांस का में मैथ का पेपर कैसे तैयार करना चाहिए? मैथ का पेपर प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ में भी, और प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कौन सी बुक पढ़ी मैथ के लिए? मैथ के लिए आर.डी. शर्मा लगाई थी, और कुछ नेट पे मटेरियल्स मिल गया था उसको लगाया था। यानी आपने आर.डी. शर्मा की बुक पढ़ी मैथ में जेई एडवांस के लिए, और आपने कुछ ऑनलाइन मटेरियल आपको मिला? हाँ। और मैथ में जो आपने 11th 12th में मैथ पढ़ी थी वो जेई एडवांस में कितना काम आई है? 80% तक वही काम आती है जो 11th 12th में पढ़ते हैं, 12th में होती है। यानी कि जो आप 11th 12th में मैथ पढ़ते हैं वो बहुत यूज़फुल है। एक्चुअली उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलता है जेई में, और कुछ नहीं मिलता है इससे ज़्यादा। तो उसके लिए आपने एक्स्ट्रा क्या, मतलब आपने 11th 12th में तो आप अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही, आपने वो आपके काम आया, लेकिन जब जेई एडवांस की आप तैयारी कर रहे तो मैथ पे क्या आपने वो बुक्स दोबारा आपने लगाई, क्या किया आपने? नहीं, दोबारा नहीं लगाई। जो जेई एडवांस की और मेंस के लिए आर.डी. शर्मा आती है उसके कुछ सवाल लगाए जो अलग कॉन्सेप्ट पे थे, जो मतलब कि 11th 12th की बुक की कॉन्सेप्ट में नहीं थे, उनको लगाया। और आर.डी. शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इतना लगाना तो पॉसिबल नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर कोई लगाए तो लगा सकता है। अच्छा, रोज़ाना आप मैथ कितने घंटे पढ़ते थे? मैथ मेरा रोज़ाना 4 साढ़े 4 घंटे होता था।
अच्छा, कोई आपने टाइम टेबल बनाया हुआ था कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को इतना टाइम देना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है? एक्चुअली मैथ्स के लिए मेरा था कि 40% टाइम मैथ्स के लिए जाए और 30% फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जाए। अच्छा, आपने मैक्सिमम टाइम मैथ को दिया है। हुँ। अच्छा, इसी तरह से केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा? कौन-सी बुक पढ़ी? कैसे नोट्स बनाए? केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी ही पढ़ी, हुँ, 1-2 बार 3 बार पढ़ी। कोई हुँ। चैप्टर अगर समझ में नहीं आया तो उसको और ज़्यादा बार पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी ही पढ़ी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने एनसीईआरटी की 11th-12th की आपने बुक पढ़ी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए। वो पढ़ना पर्याप्त था आपके लिए? हाँ, पर्याप्त था। अच्छा, ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की बात करें तो सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ना कितना यूज़फुल है? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है और फिजिक्स में तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हैं, वरना केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही ज़रूरी है। अच्छा। और मैथ्स का ऐसा है कि मैथ्स के एनसीईआरटी के सवाल अदर बुक्स में भी मिल जाते हैं, तो उसको भी अगर आप ना लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। अच्छा, ये बताओ ओंकार, ये तो तीनों आपने बताया क्या-क्या बुक्स पढ़ी, ज़्यादा टॉपर यही बुक्स के नाम बताते हैं। आप ये बताओ कि बुक पर चैप्टर पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? जैसे आप नोट्स कैसे बनाते हैं? एक्चुअली मैं ज़्यादातर नोट्स थ्योरिटिकल वर्क साइड के बनाता हूँ और न्यूमेरिकल साइड के अगर किसी क्वेश्चन को एक बार लगा लिया तो उसको एज अ नोट्स मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूँ, एज अ प्रैक्टिस कंसिडर करता हूँ। अगर वो दोबारा नहीं आया तो या तो फिर उसको पूछूंगा किसी से या फिर उसमें टाइम दे के उसको निकालूंगा सवाल को। वो दोबारा उस क्वेश्चन को जो लगाया पीछे उसको देखना रेफ़र नहीं करता। हुँ। यानी जो आप कह रहे जो थ्योरी वाले सवाल होते हैं, उनके नोट्स आप बनाते हो। माने पढ़ लिया और जो आपको समझ में आया उसको लिख लिया। हाँ। हुँ। अच्छा, लिख कर पढ़ना कितना ज़रूरी होता है? लिख कर पढ़ना मेरे हिसाब से तो 50% ज़रूरी होता है। अगर कोई किसी का मन नहीं करता है लिख कर पढ़ने में तो एक्चुअली लिख कर पढ़ने में जल्दी याद होता है और ज़्यादा कुछ। ये बताओ कि जैसे आपने गाँव में रह के पढ़ाई की और जेईई एडवांस आपने क्लियर कर लिया। घर पे रह के पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी वो कितना यूज़फुल है और कितना मददगार रहता है? क्या वाक़ई तमाम स्टूडेंट ये पूछते हैं सवाल मुझसे कि क्या सेल्फ स्टडी करके भी हम जेईई एडवांस जैसा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी ही ज़रूरी है क्योंकि अभी जेईई एडवांस के टाइम तो अगर आपके पास साधन हैं तो आप अच्छी कोचिंग में जा कर के निकाल सकते हैं, वरना फिर आगे भी सेल्फ स्टडी ही काम करती है क्योंकि प्रोफेसर्स भी ज़्यादा डिटेल्स में समझाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, और ये बताओ कि सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत होना, कई लोग कहते हैं पढ़ाई में होशियार होना, आपको क्या लगता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के, नेशनल कंपटीशन जेईई एडवांस जैसा क्लियर करने के लिए किसी भी स्टूडेंट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक्चुअली क्वालिटी तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस किसी एक चीज़ को करने की लगन होनी चाहिए। लगन बहुत ज़रूरी। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको क्विट ना करें, छोड़ें नहीं, उसको निकालें हुँ, किसी भी तरीके से या किसी से पूछें, लेकिन उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसको निकालें ज़रूर। हुँ। तो आपने जो एडवांस क्लियर किया तो आपको क्या लगता है आपकी सक्सेस में किन लोगों का महत्वपूर्ण रोल है? एक्चुअली इस विद्यालय का तो सबसे पहले है और इस विद्यालय ने तो बहुत सी सहायता की है और दूसरा रोल मम्मी का है और जो कज़िन रहते हैं मेरे साथ उनका है। मम्मी ने कैसे मदद करी पढ़ाई में? मम्मी ने पढ़ाई में तो मोटिवेट करके ही मदद की क्योंकि मैं और कुछ देखता नहीं था। मम्मी के पास ही जब खाली टाइम होता था तो मम्मी के पास, पापा के पास बैठता था। तो अभी आपका ये एडवांस आपने क्लियर कर लिया, क्या मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? मम्मी पापा खुश हैं, कहते हैं कि इसी तरह पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। हुँ। अच्छा, आप आईआईटी जोधपुर पहुंच गए, अब आप एज़ ए इंजीनियर कोई स्पेशलाइज़ेशन करना, एज़ ए इंजीनियर क्या करना चाहते हैं? क्या ड्रीम है आपका? एज़ ए इंजीनियर तो मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ। और उसके पहले भी बैकअप प्लान के लिए कुछ अच्छी चीज़ें कलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे? जैसे नॉलेज हो गया
नॉलेज सबसे ज़रूरी है, किसी भी क्षेत्र में हो। तो एक जॉब के लिए भी सिक्योर करना चाहता हूँ कि एक जॉब भी मिल जाए। मतलब आप स्टार्टअप बना के खुद अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, हाँ? तो ये कैसे आइडिया, मतलब स्टार्टअप कंपनी बना के क्या लोगों को जॉब देना चाहते हैं या खुद का एक नाम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्या ड्रीम है आपका? नहीं, लोगों को जॉब देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है ओंकार, क्योंकि अगर आप आईआईटी से डिग्री लेने के बाद अगर आप एक नौकरी हासिल कर लेते हैं वो बड़ी बात नहीं है, कोई आप कंपनी क्रिएट करें, डेवलप करें और खुद जॉब गिवर बने, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बस लास्ट में ओंकार, तमाम स्टूडेंट इस बार ऐसे जिन्होंने बहुत मेहनत की है और 2-3 जो चीज़ें बहुत आपकी इंपॉर्टेंट रही है, तो आप हिंदी बेल्ट से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपने कहा कि ये कोई मुश्किल नहीं है, और दूसरा सेल्फ स्टडीज़ यानी खुद की पढ़ाई से भी आप ये नेशनल कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कि इस बार जेईई एडवांस में नहीं उस क्लियर कर पाए हैं, बहुत डिप्रेस है, उन्हें लगता है इतनी मेहनत की बेकार हो गया साल, आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली मेहनत बेकार नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आपकी हेल्प करेगी। तो मेरा ये कहना है उन बच्चों को कि परेशान ना हो, और अगर दोबारा मौका है तो दोबारा तैयारी अच्छे से करें और आगे पहुँचें। मतलब आप कह रहे हैं जो आपने प्रिपरेशन में पढ़ाई की वो बेकार नहीं जाएगी? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह आपके आगे करियर में या आगे किसी फील्ड में जाने पर वो आपकी मदद ही करेगी, वो बेकार नहीं जाएगी। अच्छा, एक और बात पूछती, बताओ टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट? एक तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको 3 घंटे में इतने सारे सवाल करने हैं, कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए और फटाफट न्यूमेरिकल आपको हल करने, तो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे मेंटेन किया था? एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने पहले क्वेश्चन पेपर्स को ऐसे लगाता था बिना टाइम के कि वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसके बाद जब क्वेश्चन पेपर बनने लगे तो उनका टाइम फिर फिक्स किया कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन मुझे लगाने हैं। अगर उतना टाइम कंप्लीट हो गया, अगर नहीं लगा पाया तो दोबारा कोशिश की। मतलब आपने स्पीड को मेंटेन किया, भाई इतने 1 मिनट में हमको 1 सवाल करना है या 1 मिनट में हमको 2 सवाल करना है, तो टाइम मैनेजमेंट और स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू ओंकार, तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू आप सभी का। अगर मुझे जो भी देख रहा है या ग्रामीण क्षेत्र से जो भी है, वो घबराए नहीं और मेहनत करे और आगे बढ़े। और नेशनल लेवल कंपटीशन है तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर लगे रहेंगे तो ज़रूर निकलेगा आपका। थैंक यू आपका। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ओंकार सिंह को सुना, वो वाकई एक पिछड़े ज़िले से आते हैं, बांदा के एक छोटे से गांव से आते हैं। तमाम मुश्किलें रही हैं, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके उन्होंने जेईई एडवांस की, उन्होंने क्लियर कर लिया। अब आईआईटी में इनका सिलेक्शन हो गया है, और एक बड़ी बात जो वो एक इंजीनियर बनकर वो इस अपना स्टार्टअप डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो लोगों को जॉब दे सकें। मुझे उम्मीद है कि ओंकार की कहानी आप सब स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करेगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।